स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। तो आंसर होगा बीवी नागरत्न। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन्ना है। और उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों यानी कि जजों को शपथ दिलाई है। और इतिहास में यह पहली बार है जब 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई हो। और इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 जज हो गए हैं। और ये जो 9 नए जज आए हैं इनमें 3 महिलाएं भी हैं। और इन 9 जजों में 3 जज ऐसे हैं जो कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। अब वो 3 कौन कौन है? एक है जस्टिस विक्रमनाथ, ये फरवरी 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और इनके बाद जस्टिस बीवी नागरत्न, ये सितंबर 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। और यही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। क्योंकि आपको याद है ना, आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है। तो इतिहास में पहली बार कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो आप ही सोच के देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, बीवी नागरत्न। और आप देखना आने वाले एग्जामों में आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो लीक हो गया समझो। और इनके बाद जस्टिस PS नरसिम्हा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं इन 3 में से, इन 9 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नाम है, बीवी नागरत्न। अच्छा, कुछ इसी से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस मैं आपको और बताता हूं। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस की बात करोगे तो अब होंगी बीवी नागरत्न, जो कब बनेंगी? सितंबर 2027 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो वो थी फातिमा बीवी। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और भारत में हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन रही? अन्ना चांडी रही केरल हाई कोर्ट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान में आपको पता है ये एन रमन्ना है, 48 नंबर के हैं। क्या वर्तमान में कोई ऐसा राज्य है जहां पे कोई महिला चीफ जस्टिस है? तो आंसर होगा यस, तेलंगाना हाईकोर्ट में। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? हिमा कोहली है। मैंने आपको कई बार बताया है, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज 65 ईयर होती है और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज 62 ईयर होती है। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? तो आंसर होगा मार्था कूम। अच्छा, इसका तो उत्तर मैंने ही आपको दे दिया। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं। आपको बताना है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? और अगर आपको इनका नाम याद नहीं आए तो आपको एक हिंट दे देता हूं। हमारे देश की सबसे युवा महिला पायलट बनी थी अभी, उनसे मिलता जुलता ही इनका नाम है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी कौन सा राज्य 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी अपनी 100% वयस्क आबादी के टीके की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अब ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था? वेयान गांव, ये जम्मू कश्मीर का है। या आपसे पूछा जाए 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा लद्दाख। और पहला शहर कौन सा बना? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। अच्छा, कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? अंडमान निकोबार। और टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था कौन सा? लक्षद्वीप। अच्छा, भी रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गोवा बना। और 100% हर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा है। लेकिन यहां बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल क्या है? शिमला है। विंटर कैपिटल धर्मशाला है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर नए बन गए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और जो पहले गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रेय, वो हरियाणा चले गए। आपसे पूछा जाए ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और आपको पता है इस साल भारत और यूएसए के बीच में जो वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज हुआ था, वो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। और याद रखना, देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और भारत में ही पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और देश का पहला स्की पार्क बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। उसके अलावा 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश है।
देखो, हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग सुरंग मिलेगी जिसका नाम बदलकर अटल जी के नाम पे रखा गया है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। यहीं पे ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की गई थी। पर्वत धारा योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने अभी सिल्वर मेडल जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? हाई जंपर हैं, ये तमिलनाडु से हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु, अभी इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंपिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इनके अलावा हाई जंपिंग में ही शरद कुमार ने ब्रोंज मेडल जीता और सिंह राज ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज मेडल जीता है। तो इस तरह से आप देखोगे अभी तक टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पास टोटल 10 मेडल आ चुके हैं, जिसमें से विनोद कुमार को काउंट मत करना जिन्होंने डिस्कस थ्रो में ब्रोंज मेडल जीता था। ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि क्वालिफिकेशन में अयोग्य उनको पाया गया था, तो उनका जो ब्रोंज है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे दो नाम जिन्होंने गोल्ड जीते हैं। 2 गोल्ड आ गए हमारे पास। एक है अवनी लेखरा, ये राजस्थान की हैं, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला बन गई है गोल्ड जीतने वाली। अवनी लेखरा नाम है। इनके अलावा सुमित अंतिल, ये हरियाणा के हैं, भाला फेंक में गोल्ड जीता। कितनी दूर भाला फेंका? 68.55 मीटर। और आपको याद होगा भाला फेंक से नीरज चोपड़ा का नाम, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और नीरज चोपड़ा से 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एक पुणे में जो आर्मी स्टेडियम है उसका नाम बदल करके उनके नाम पे रखा गया, और उनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मना रहे हैं हम लोग। देखो, टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो याद रखना उसके ध्वजवाहक कौन रहे? टेकचंद रहे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? सर लुडविग गुटमन को। और टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग क्या रहा? कर दे कमाल तू। इसको किसने लिखा और गाया है? संजीव सिंह ने। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा अमित रोहिदास को। तो भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर हैं ये अमित रोहिदास, जिनको खेलों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उड़ीसा सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अमित रोहिदास ये उड़ीसा के ही है। और हॉकी से आपको याद आता होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी टीम ब्रोंज मेडल जीत करके लाई थी। और पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह है। और मनप्रीत सिंह से आपको याद आता होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, ये फ्लैग बियरर थे। किसके साथ? एमसी मैरीकॉम के साथ, जो कि बॉक्सर हैं। और समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया ध्वजवाहक रहे थे। बजरंग पूनिया कौन सा मेडल लेकर के आए हैं? ब्रोंज मेडल। और उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम को अगले 10 साल के लिए फिर से स्पॉन्सर कर लिया है। एक वंदना कटारिया का नाम भी याद रखना, ये उत्तराखंड की हैं और भारतीय महिला हॉकी टीम की ये प्लेयर हैं। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें एक मैच में 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, और उसी कारण से अभी उत्तराखंड सरकार ने इन्हें उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, तो ये बताओ, पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो याद रखना ग्राहम रीड हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, सितंबर महीना स्टार्ट हो चुका है, तो अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं विद थीम, मैंने उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो तैयार कर दिया है। और इतना ही नहीं, एक बार सारे डेज को आप एक साथ रिवाइज कर लोगे अगस्त महीने के, तो उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, अपना टेस्ट लगा सको। इसके लिए आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे इसका क्विज भी बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। तो क्या स्टेप रहेगा? पहले ऑडियो को सुन लेना एक बार में, और उसके बाद जाकर के आप क्विज लगाना। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप कुछ नया पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जो पुराना पढ़ लिया है उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि एक बार रिवीजन कर लिया बस हो गया काम। टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहना चाहिए, वरना आप चीजें भूलने लग जाओगे, फिर पढ़ा ना पढ़ा सब बेकार हो जाएगा। तो इस डेज वाले ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डेज करके सारे महीने के ऑडियो रिवीजन मिल जाएंगे, वहां पे आपको अगस्त का भी मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल पे चले जाएंगे। खबरी एक ऑडियो एप्लीकेशन है, वहां पे आपको मेरी ऑडियो प्रोफाइल मिल जाएगी क्रेक एग्जाम के नाम से। वहां जाकर के आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना। फॉलो करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा नीलोश्री बिश्वास और इरफान नबी।
तो इन दोनों ने लिखी है ये बुक जिसका नाम है बनारस ऑफ गॉड्स, ह्यूमन एंड स्टोरीज। बाकी देखो के.जे. अल्फोंस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। कौशिक बसु की बात करेंगे तो पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक लिखी। इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। और बसु से आपको याद आता होगा कुणाल बसु, इन्होंने भी बुक लिखी है इन एन आइडियल वर्ल्ड। और विश्रम बेडेकर की बात करेंगे, बैटल फील्ड नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया, डेविड डायोप को, ये फ्रांस के लेखक हैं। इनका नॉवल क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नाम बताइए उनका, PR राजगोपाल। तो इनका नाम याद रखना। बाकी शांतिलाल नाम याद है क्या आपको, इंडियन बैंक के MD CEO बने थे नए। SS मल्लिकार्जुन, ये तो पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO हैं। अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। वैसे ही अतुल कुमार गोयल, अभी इनका नाम भी न्यूज में है। वैसे तो यूको बैंक के MD CEO हैं ये, लेकिन इनका कार्यकाल भी अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देखो, मैं 2 नाम आपको और बताऊंगा, वो आपको याद रखने ही रखने हैं। एक तो पंकज कुमार सिंह का नाम, ये BSF के डायरेक्टर जनरल बने। एक संजय अरोड़ा का नाम, ITBP के डायरेक्टर जनरल बने हैं। बाकी बैंक ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1906 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके MD CEO कौन है, अतनु कुमार दास है। और इसका टैगलाइन होता है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार, आप जानते हो ये SBI के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे और अभी इन्हीं को HSBC एशिया यूनिट का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, वैसे अभी SBI के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा हैं। बाकी हितेंद्र दवे अभी HSBC इंडिया के ये नए CEO बने थे। संदीप बख्शी ICICI बैंक के MD CEO ये हैं, फिर से रीअपॉइंट इनको किया गया। प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने ये। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में मिलेगा। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। अच्छा, HSBC का फुल फॉर्म क्या हो गया, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। स्थापना होती है 1865 में। इसके CEO कौन है, पीटर वोंग हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा अनुराग ठाकुर ने। हमारे खेल मंत्री हैं ये अनुराग ठाकुर, और अभी इन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त के दिन फिट इंडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। एक्चुअली में आपको याद होगा 29 अगस्त 2019 को एक मूवमेंट शुरू हुआ था, फिट इंडिया मूवमेंट। तो अभी इसको पूरे 2 साल हो गए और इस साल आपको पता है आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, और उसी के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप फिटनेस की जांच कर सकेंगे। अच्छा, आप तो ये बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण ये कब और कहां पे होगा। हरियाणा के पंचकुला में होगा। होना तो अभी नवंबर में था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया, अब ये फरवरी 2022 में होगा। तीसरा संस्करण इसका कहां पे हुआ था, तीसरा संस्करण इसका गुवाहाटी में हुआ था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पे होगा, कर्नाटक में होगा। पहला भुवनेश्वर में हुआ था। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये कहां पे हुए, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी ये कहां पे खुला गया, मणिपुर में। और किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया, मिजोरम ने। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी, मेरठ में, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना शुरू की थी, तो आंसर होगा गांधीनगर। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अमित शाह के पास। और अभी इन्होंने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर गुजरात से ही ये लड्डू वितरण योजना को शुरू किया है। अब क्या है ये लड्डू वितरण योजना, तो ये योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। इसमें इन गर्भवती महिलाओं को 1 महीने में 15 पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे और ऐसा करने का उद्देश्य है कुपोषण को समाप्त करना। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात, कैपिटल इसकी गांधीनगर हो गई। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा गुजरात सरकार ने ही ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और गुजरात से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि यूनेस्को में शामिल भारत का 40वां
धरोहर स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा धोलावीरा। ये हड़प्पा स्थल है जिसका स्थानीय नाम क्या है? कोटड़ा टिब्बा। ये तो 40वां है। इससे पहले 39 नंबर का कौन सा बना था? रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको आप रामप्पा मंदिर भी बोलते हो। ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। और भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और कांडला से आपको याद आता होगा, कांडला बंदरगाह पोर्ट का नाम बदलकर क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। अभी वैसे गुजरात हाईकोर्ट न्यूज में था, क्योंकि सभी अदालती कार्यवाही का सीधा यूट्यूब पर प्रसारण करने वाला ये पहला हाईकोर्ट बना था। उसके अलावा भी गुजरात में ही गुजरात के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का भी आयोजन किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये आपको मिलेगा गुजरात में ही, गुजरात के अहमदाबाद में। जो मोटेरा स्टेडियम था ना, उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। यही है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनेगा? गांधीनगर में बनेगा। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? गुजरात की केवड़िया। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। और देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया है। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है, जिसको सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहते हैं। उसके अलावा याद रखना, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये स्थापित की जाएगी गुजरात में ही। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको मिलेगा। कौन सा? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। और भारत में कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात है। और दुनिया में बात करेंगे तो कौन सा देश है? कनाडा है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में तेज गेंदबाज हैं डेल स्टेन। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। किस देश के खिलाड़ी हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के। डेल स्टेन ने 2004 से 2020 तक दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। और आईपीएल में भी खेलते हैं ये। किस टीम की तरफ से? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। वैसे अभी भारतीय ऑलराउंडर हैं स्टुअर्ट बिन्नी। अभी इन्होंने भी क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे, तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान को शुरू किया किसने? रुपे ने। तो अभी रुपे ने ग्राहकों के बीच संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नाम से एक अभियान शुरू किया है। अच्छा, मास्टर कार्ड से आपको याद आता होगा, हमने पढ़ा था आरबीआई ने मास्टर कार्ड पे देश में नए ग्राहक बनाने को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया था उस पर। और ये प्रश्न सेम एज इट इज प्रश्न आपका यूपीपीटी के एग्जाम में पूछा गया था, जो आप सभी लोग सही भी करके आए थे। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा रोहित चमोली ने। अच्छा, ये एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रही है? तो ये दुबई में हो रही है। और वहीं पे रोहित चमोली ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा चलिए, उन बॉक्सर का नाम बताइए जिन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है, और कौन सा मेडल जीता है ये भी आप बताइए। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविना-बेन पटेल ने रजत मेडल जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा टेबल टेनिस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगस्त महीने का इंपॉर्टेंट डेज वाला ऑडियो सुनना है, उसका क्विज लगाना है। उसके अलावा इन सभी क्वेश्चंस का भी क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। और इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल कम समय में मेरी ही आवाज में अगर आप रिवाइज करना चाहते हो सुन करके, तो उसके लिए भी मैंने ऑडियो तैयार कर दिया है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।